स्वागत है आप सभी का लोक बंधु के यूट्यूब चैनल पर। तो अपने इको सर्वे के जो टॉप 100 क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे थे उसके अंदर 1 से 25 तक के क्वेश्चन अपने कर लिए थे। अब 26 से 50 तक के क्वेश्चन आज इस क्लास में अपने करने वाले हैं। ठीक है, तो वही पैटर्न रहेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, उसको पोज करो, खुद करने की कोशिश करो, फिर मैं उसका कंप्लीट जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो आपको बताऊंगा। ठीक है, 26th क्वेश्चन जो है वो पॉलिसी से रिलेटेड है। राजस्थान ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, जिसको टीओडी बोलते हैं, पॉलिसी 2025। ठीक है, अब ये जो पॉलिसी है ये शहरी विकास और जो आवास विभाग है उसके द्वारा 10 दिसंबर 2025 को जो है इसकी अधिसूचना जारी की गई है। अब आप ध्यान रखना, 10 दिसंबर 2025 को जितनी भी नीतियां जारी की गई है वो सारी आप एक जगह लिख लें। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य आप सब जानते हैं, जो भूमि उपयोग है और जो सार्वजनिक परिवहन योजना है इनका एकीकरण करना, जिससे कि सतत और सघन शहरी विकास को बढ़ावा मिल सके। ठीक है, कंटिन्यूअस और डेंस जो अर्बन डेवलपमेंट है उसको प्रोत्साहन मिले इसके तहत, ट्रैफिक जाम से बचाना, ये सारे इसके उद्देश्य थे। अब इसमें टीओडी क्षेत्र किसको घोषित किया गया है? तो टीओडी क्षेत्र जो है वो मेट्रो जैसे जो जन परिवहन स्टेशन या कॉरिडोर्स हैं उसके चारों ओर जो 500 से 800 मीटर की परिधि में जो क्षेत्र हैं उनको यहाँ पर टीओडी क्षेत्र घोषित किया गया है। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट क्षेत्र किनको घोषित किया गया है? मेट्रो की 500 से 800 मीटर की जो परिधि वाले क्षेत्र हैं वो टीओडी क्षेत्र की श्रेणी में आएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला, इसने पहले तो ये पूछा है इसमें कौन सा असत्य है, इनकरेक्ट पूछा है। तो पहला लिखा हुआ है इसका उद्देश्य भूमि उपयोग और सार्वजनिक परिवहन योजना का एकीकरण करना है, बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा ये है टीओडी क्षेत्र जो है उसको जन परिवहन स्टेशनों के चारों ओर 2 किलोमीटर की परिधि में चिन्हित किया गया है, ये बिल्कुल ही यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। 500 से 800 मीटर की परिधि है, ठीक है, 2 किलोमीटर नहीं है। फिर तीसरा है इसका एक लक्ष्य निजी वाहनों पर निर्भरता को कम करना है। आप देख सकते हो इसके जो प्रोविजंस हैं उनके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रैफिक जैम, प्रदूषण, शहरी विस्तार, ये सारे इसके उद्देश्य हैं। और निजी वाहनों पर जो निर्भरता है उसको कम करना, इसके साथ साथ आवागमन में सुविधा और पर्यावरणीय स्थिरता को बेहतर करना, ये सारे इसके लक्ष्य हैं। तो ये सही है। इसका मीनिंग है इनकरेक्ट पूछा है तो केवल 2 इनकरेक्ट है। अच्छा, पिछली क्लास में एक मैंने बता दिया था वो प्रवासी राजस्थानी नीति वाला, वो तो मैंने तो सही उसका एक्सप्लेनेशन तो सही बताया था, बस वो आंसर थोड़ा सा गलत लग गया। तो कोई बात नहीं, क्या हो गया, आप खुद भी तो इन्वॉल्व हो सकते हो। ये क्वेश्चन करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी जूनियर केमिस्ट के एग्जाम में भी प्रश्न पूछा गया है। तो ये एक नई पॉलिसी है, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025। देखो इसकी डेट्स को लेकर थोड़ा सा विवाद है। ठीक है, इसकी सर्वे के अंदर जो डेट दी हुई है वो तो दी हुई है 20 दिसंबर 2025 की, इस तारीख को ये जारी हुई है, लेकिन सूजस के अंदर इसकी डेट दी हुई है 24 दिसंबर 2025। ठीक है, तो एक डेट इसकी 20 दिसंबर 2025 है, एक 24 दिसंबर 2025 है। अगर दोनों ऑप्शन में आएगी तो प्रश्न डिलीट होगा, अदरवाइज एक आए तो आप टिक कर देना। फिर ये फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस देखते हैं, जैसे कि सब्सिडी को लेकर क्या प्रोत्साहन दिया जाएगा। सब्सिडी को लेकर प्रोत्साहन ये है कि राजस्थान के अंदर फिल्माई गई जो भी फिल्में हैं, वेब सीरीज है, टीवी सीरियल्स है और डॉक्यूमेंट्री है, उसकी शूटिंग के खर्च पर 30% तक सब्सिडी मिलेगी। तो सब्सिडी 30% तक दी जाएगी। ठीक है, शूटिंग के खर्च पर अगर राजस्थान में फिल्म को फिल्माया गया है तो। और अधिकतम सब्सिडी की सीमा कितनी है? तो जो फीचर फिल्में हैं उनके लिए तो 3 करोड़ रुपए तक की अधिकतम सब्सिडी मिलेगी। वेब सीरीज या डॉक्यूमेंट्री है तो उसके लिए 2 करोड़, और जो टीवी सीरियल्स है उनके लिए 1.5 करोड़ रुपए तक की अधिकतम सब्सिडी की सीमा है। अब सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए शर्त यह है कि जो निर्माता है, प्रोड्यूसर्स है, उनको राजस्थान के अंदर कम से कम 2 करोड़ रुपए
और 1 करोड़ रुपए तक खर्च करने होंगे। अब ये अलग अलग हैं। 2 करोड़ रुपए किस पर खर्च करने हैं? फीचर फिल्म पर। ऐसा नहीं है कि फिल्म का बजट ही 1 करोड़ रुपए और आपको सब्सिडी मिल जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। कम से कम आपको 2 करोड़ रुपए की फीचर फिल्म बनानी पड़ेगी और 1 करोड़ रुपए की वेब सीरीज या फिर टीवी सीरियल बनाना पड़ेगा। फिर सवाल आता है डॉक्यूमेंट्री। तो डॉक्यूमेंट्री के लिए कोई न्यूनतम खर्च सीमा इसमें नहीं रखी गई इस नीति के अंदर, लेकिन फीचर फिल्म के लिए कितनी है न्यूनतम खर्च सीमा? 2 करोड़ रुपए है। वेब सीरीज और टीवी सीरियल के लिए 1 करोड़ रुपए है। फिर इसमें सब्सिडी की पात्रता की अगर बात करें तो राजस्थान के अंदर फिल्म या फिर शॉर्ट फिल्म का जो स्क्रीन टाइम है वो 5% या उससे अधिक होना चाहिए। राजस्थान में उस फिल्म का स्क्रीन टाइम 5% या उससे अधिक होना चाहिए। दूसरा है कुल शूटिंग के जो दिन है उनमें से न्यूनतम 50% दिन राजस्थान में शूट किए होने चाहिए। ठीक है, जितने दिन शूटिंग चली है उसमें से आधे से ज्यादा जो दिन है उस शूटिंग के वो राजस्थान में होने चाहिए। इसके अलावा राजस्थानी भाषा की फिल्में भी प्रोत्साहन के लिए इसमें पात्र है। इसमें एक लोकेशन शुल्क भी दिया जाता है। राज्य या केंद्र सरकार के द्वारा संचालित साइटों के लिए 100% की प्रतिपूर्ति 5 दिनों तक उसमें दी जाती है। अब आते हैं नीति पर। ठीक है, राजस्थान के अंदर फिल्म शूटिंग के खर्च पर अधिकतम 50% तक की सब्सिडी दी जाती है। अभी अभी मैंने आपको बताया था अधिकतम जो सब्सिडी सीमा है वो 30% है। ठीक है, कितनी है? 30%। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, 30% है ये। दूसरा है फीचर फिल्मों के लिए अधिकतम सब्सिडी सीमा 3 करोड़ रुपए है। ठीक है, तो फीचर फिल्मों के लिए 3 करोड़ है, वेब सीरीज या डॉक्यूमेंट्री के लिए 2 करोड़ है और टीवी सीरियल के लिए 1.5 करोड़ है। तो ये तो सही है। फिर आता है सब्सिडी के लिए एक शर्त यह है कि कम से कम 50% जो शूटिंग है वो राजस्थान में होनी चाहिए। तो ये तो आपने पढ़ा ही था, बिल्कुल सही है। तो इसने पूछा कौन से कथन गलत हैं, तो गलत तो केवल एक ही है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर ही है, फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति पर ही, और इसमें इस बार पूछा है क्या इसमें से सही है। फीचर फिल्म निर्माताओं को राज्य में कम से कम 1 करोड़ रुपए जो है वो खर्च करने होंगे। क्या 1 करोड़ रुपए खर्च करने थे? फीचर फिल्म वालों को 2 करोड़ खर्च करने होंगे कम से कम। तो ये स्टेटमेंट रोंग है। ठीक है, कितने करोड़? 2 करोड़ खर्च करने होंगे। वेब सीरीज के लिए न्यूनतम खर्च की सीमा जो है वो 1.5 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। बिल्कुल, इसमें वेब सीरीज और टीवी सीरियल जो है उसके लिए 1 करोड़ रुपए जो है वो न्यूनतम खर्च सीमा है और 2 करोड़ रुपए है फीचर फिल्म के लिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1.5 करोड़ रुपए निर्धारित है वेब सीरीज के लिए। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, 1 करोड़ रुपए है न्यूनतम खर्च सीमा। डॉक्यूमेंट्री के लिए कोई न्यूनतम खर्च सीमा नहीं है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसका मीनिंग है क्या सही है? तो सही तो केवल 3 ही है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली नीति जो है उसको अपने पढ़ते हैं, वो है वाहन स्क्रैपिंग नीति। स्क्रैपिंग का मतलब बदलना। ठीक है, राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025, इसका उद्देश्य क्या था? पुराने, खराब और जो है पंजीकृत हैं या फिर अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले जो वाहन हैं उनको जो है चरणबद्ध रूप से सड़कों से हटाना। ठीक है, उनको रिप्लेस कर देना। इसके लिए फिर क्या क्या प्रोविजंस है इंपॉर्टेंट? इसमें 15 साल से जो अधिक पुराने सरकारी वाहन हैं उनको अनिवार्य रूप से स्क्रैप किया जाएगा। अनिवार्य प्रावधान यही है कि जो 15 साल से पुराने सरकारी वाहन है, जैसे बोलेरो वगैरह होती है पुलिस प्रशासन के पास, है ना, ये सब जो है उनको अनिवार्य रूप से स्क्रैप किया जाएगा। इसके अलावा निजी वाहनों के लिए जो है वो स्वैच्छिक स्क्रैपिंग का विकल्प है, उनके लिए अनिवार्यता का कोई प्रोविजन नहीं है। भविष्य में ऐसी संभावना हो सकती है कि उनके लिए भी ऐसी कोई समय सीमा बनाई जाए। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर एक प्रोविजन और है जो इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि नए वाहन की खरीद पर मोटर वाहन जो कर है उसके अंदर अधिकतम 50% तक की छूट दी जाएगी। कितनी छूट? 50% तक की छूट नए वाहन की खरीद पर दी जाएगी। अब आते हैं प्रश्न पर। राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025 के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। 15 साल से अधिक पुराने सरकारी वाहनों को अनिवार्य रूप से स्क्रैप किया जाएगा, बिल्कुल सही है। निजी वाहनों के लिए स्क्रैपिंग वर्तमान में पूरी तरह अनिवार्य है, अनिवार्य नहीं है, स्वैच्छिक है। वर्तमान में स्वैच्छिक है, भविष्य में इसको अनिवार्य किया जा सकता है। नए वाहन की खरीद पर मोटर वाहन कर में अधिकतम 50% तक की छूट जो है वो मिल सकती है। बिल्कुल 50% तक की छूट मिल सकती है। तो सही स्टेटमेंट चुनना था, तो सही स्टेटमेंट 1 और 3 है। ठीक है, डी हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
ये नीति से रिलेटेड क्वेश्चन अभी एग्जाम में आया था एसआई टेलीकॉम सेक्टर में, राजस्थान भूमि आवंटन नीति। ठीक है, इस नीति को आराम से पढ़ते हैं। राजस्थान भूमि आवंटन नीति जो है, इसको जो है लागू किया गया है किन नियमों के तहत? तो एक तो राजस्थान सुधार न्यास नियम जो है 1974, और एक राजस्थान नगर पालिकाएं नियम 1974, जिसमें शहरी भूमि का निस्तारण है। ठीक है, आवंटन दरों की अगर अपने बात करें तो सामाजिक उपयोग के लिए जो भूमि है उसके लिए आवंटन दर है जो आरक्षित या डीएलसी दर है जो है उसका 40% होगा। आरक्षित या डीएलसी दर जो है उसका 40% इसमें सामाजिक उपयोग के लिए भूमि को आवंटित की जाएगी। रिको और आवासन मंडल जो है उसके द्वारा जो कृषि की डीएलसी दर है उसी पर आवंटन किया जाएगा। रिको और आवासन मंडल को कृषि की डीएलसी दर पर आवंटित की जाएगी। तो 40% ध्यान रखना, इसके अंदर 40% की डीएलसी दर है सामाजिक उपयोग के लिए, और रिको और आवासन मंडल के लिए कृषि डीएलसी दर। छूट की बात करें तो राज्य स्तरीय विभागों को उनकी गतिविधियों के लिए निःशुल्क भूमि आवंटन जो है वो किया जाएगा। राज्य स्तरीय जो विभाग हैं उनको जो है निःशुल्क भूमि आवंटित की जाएगी। फिर इससे पहले नीति कौन सी थी? तो वो थी भूमि आवंटन नीति 2015। उसको अब ये पूरी तरह से प्रतिस्थापित करेगी और उसकी जगह पर नई नीति आएगी 2025 वाली। तो इसने 2015 वाली नीति को प्रतिस्थापित किया है। अब इसमें किन किन को भूमि आवंटित नहीं की जाएगी, किसको तो निःशुल्क ही कर दी जाएगी, राज्य स्तरीय विभागों को निःशुल्क दी जाएगी। किन किन को नहीं आवंटित की जाएगी भूमि? जो रेड कैटेगरी उद्योग है उनको, जो आवासीय प्रोजेक्ट्स हैं उनको, वाणिज्यिक परिसर हैं, रिटेल फ्यूल स्टेशन है, गैस वितरण प्रोजेक्ट है, और जो गैस गोदाम है इनको जो है वो भूमि आवंटित नहीं की जाएगी इसके तहत। रेड कैटेगरी उद्योग, आवासीय परियोजनाएं, वाणिज्यिक परिसर, रिटेल फ्यूल स्टेशन, गैस वितरण प्रोजेक्ट्स और गैस गोदाम। इसके अलावा निम्न नीति के तहत निम्नांकित संस्थाओं को भूमि आवंटित की जाएगी। अब किन किन को भूमि आवंटित की जाएगी तो उसमें आप देख सकते हो, सामाजिक, सार्वजनिक, धर्मार्थ और धार्मिक संस्थाएं। तो बेसिकली धार्मिक संस्थाएं होगी एक तो, एक जो आपके निजी निवेशक कंपनियां या ट्रस्ट है इनको, एक मैंने आपको ऊपर बता दिया सरकारी विभाग, उपक्रम और निकाय। फिर समाचार पत्र हो गए, जैसे मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हो गए, सभी शहरी स्थानीय निकाय, न्यास या प्राधिकरण हो गए, और राजस्थान आवासन मंडल हो गया। ठीक है, इन सबको जो है वो भूमि आवंटित की जाएगी। और इसमें दो प्रोविजन हो रहे, इस नीति के जो प्रावधान है वो वर्तमान में जो विचाराधीन मामले हैं उन पर लागू होंगे। वर्तमान में विचाराधीन मामलों पर लागू होंगे, किंतु जिन मामलों का निस्तारण पहले ही किया जा सकता है, पहले जिन मामलों का निस्तारण पहले किया जा चुका है उन पर यह नीति लागू नहीं होगी। ठीक है, उन पर यह नीति जो है वो लागू नहीं होगी। ठीक है, अब आते हैं स्टेटमेंट्स पर। इसने पूछा है कौन सा गलत है इसमें, तो ये जो नीति है 2015 की नीति को प्रतिस्थापित करेगी, ये तो सही है। ठीक है, फिर आता है सामाजिक उपयोग के लिए जो भूमि आरक्षित डीएलसी दर के 50% पर दी जाएगी, बिल्कुल गलत है, 40% पर दी जाएगी। रेड कैटेगरी उद्योग और जो आवासीय परियोजनाएं हैं इनको इस नीति के तहत भूमि आवंटित नहीं की जाएगी, बिल्कुल सही है। असत्य पूछा है तो केवल दो ही इसमें असत्य है। ठीक है, तो पूरी नीति अपने पढ़ ली। अगली नीति है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नीति। ये बेसिकली आपके करंट अफेयर्स में आपको देखने को मिलेगी, इको सर्वे में नहीं दी हुई है। ठीक है, तो ये नीति क्या है? तो सिंपल है, राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं उनको सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर हैं वो प्रमोट करेंगे, ये इसका उद्देश्य है। इसमें दो कैटेगरीज में बनाए गए हैं इन्फ्लुएंसर, एक कैटेगरी ए है और दूसरी कैटेगरी है बी। कैटेगरी ए के अंदर वे आते हैं जिनके फॉलोअर्स जो हैं वो 1 लाख से अधिक हैं। ठीक है, कैटेगरी बी में वे आते हैं जो 7,000 से लेकर 1 लाख तक के उनके फॉलोअर्स हैं, न्यूनतम 7,000 होने चाहिए। ठीक है, फिर उनको कितना वित्तीय प्रोत्साहन मिलेगा? इसके लिए 25,000 रुपए प्रतिमाह जो है उनको दिए जाएंगे श्रेणी ए वालों को, और 15,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे श्रेणी बी वालों को। इसके लिए जिला स्तर पर हर जिले के अंदर एक एक जो है इन्फ्लुएंसर जो है वो सूचित किया जाएगा। संभाग स्तर पर इसमें श्रेणी ए में 2-2 और श्रेणी बी के अंदर एक इन्फ्लुएंसर जो है वो सिलेक्ट होगा। सरकार उनको जो है कंटेंट क्रिएशन में ट्रेनिंग वगैरह भी देगी, उनको पोस्ट और जो है पोस्ट शेयर करनी होगी सरकार की योजनाओं की। तो ये नीति है सिंपल सी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं इसके अंदर। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नीति के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को पहचानना है। तो श्रेणी ए जिसमें लिखा हुआ है
1 लाख से अधिक फॉलोवर्स, जो मैंने आपको बताया 1 लाख से अधिक होने चाहिए फॉलोवर्स, उनको 30,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। 30,000 रुपए नहीं, 25,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। तो पहला तो ये गलत हो गया। श्रेणी बी जो है, जिसमें 5,000 से 1 लाख फॉलोवर है, वैसे ही गलत हो गया। 7,000 है, ये 5,000 नहीं है। इनको 20,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। ठीक है, इनको 20,000 भी नहीं दिए जाएंगे। पहली बात तो इनको 15,000 रुपए ही दिए जाएंगे। फिर इसमें आता है, इस नीति का उद्देश्य सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना। ये तो सही है। तो सही कथन कौन सा है? तो केवल 3 ही इसमें सही है। ठीक है, आगे बढ़े। राजस्थान एमएसएमई नीति 2024, इसके ब्याज अनुदान के रिलेटेड प्रोविजंस दे रखे हैं। तो इस नीति को पूरा ही यहाँ पर अपने पढ़ लेते हैं। तो राजस्थान एमएसएमई नीति जो है वो लागू हुई है 8 दिसंबर 2024 को। कब तक के लिए प्रभावी है? 31 मार्च 2029। ये आरएएस प्री जो 2025 में हुआ था 2 फरवरी को, उसमें पूछा गया था कि ये कब तक प्रभावी है? 31 मार्च 2029 तक। ठीक है, 8 दिसंबर 2024 को ये लागू हुई है। फिर इसके अंदर मेन जो प्रोविजन है वो देखते हैं अपने। इसमें एमएसएमई से रिलेटेड प्रोविजन है। जैसे अगर कोई नई एमएसएमई इकाई की स्थापना करनी है या कोई मौजूदा एमएसएमई इकाई का विस्तार करना है, तो इसके लिए ब्याज अनुदान दिया जाता है। और वो कितने का ब्याज अनुदान है? वो 50 करोड़ रुपए तक की ऋण राशि पर जो है ब्याज अनुदान दिया जाता है। ठीक है, 50 करोड़ रुपए तक की ऋण राशि पर ब्याज अनुदान दिया जाता है रिप्स 2024 के तहत। और अतिरिक्त ब्याज अनुदान इसमें 2% वो भी दिया जाता है। अतिरिक्त ब्याज अनुदान कितना दिया जाता है? 2%। इसके अलावा इसके अंदर एक प्रोविजन ये है कि जो एमएसएमईज हैं, इनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रमाणन यानी सर्टिफिकेशन के लिए और आईपीआर प्राप्त करने के लिए, बेसिकली पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब, जीआई टैग, ये सब प्राप्त करने के लिए इनको जो भी इनका कॉस्ट लगेगा उसका 50% जो है वो प्रोत्साहित फॉर्म में दिया जाएगा सरकार के द्वारा। व्यय का 50% जो है वो सरकार देगी। किसके लिए? आईपीआर प्राप्त करने के लिए या फिर सर्टिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। और अधिकतम कितना? 3 लाख रुपए, 50% या 3 लाख रुपए। फिर इनको राष्ट्रीय और जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले हैं उनमें भाग लेने के लिए 75% की सहायता की जाएगी। 75%। और अधिकतम कितना है? 1.5 लाख रुपए। ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के मानक प्रमाणन के लिए, सर्टिफिकेशन के लिए तो 50% और अधिकतम 3 लाख रुपए। और इसके अंदर व्यापार मेलों में भाग लेने के लिए 75% या फिर अधिकतम 1.5 लाख रुपए। इसके बाद डिजिटलीकरण, जो उद्यम है उनके डिजिटलीकरण के लिए उपकरण और सॉफ्टवेयर भी तो खरीदने पड़ेंगे, तो उसके लिए भी 75% है, लेकिन अधिकतम 50,000 रुपए ही है। ये ध्यान रखना, 1.5 लाख नहीं है। 1.5 लाख किसमें है? अंतर्राष्ट्रीय वाले में, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात है। यहाँ तो डिजिटल उपकरण खरीदने के लिए उनको 75% तक की सहायता दी जाएगी और 50,000 रुपए अधिकतम। फिर इसके अलावा ई कॉमर्स के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जो प्लेटफॉर्म शुल्क है उसका 75% जो है वो प्रतिपूर्ति और अधिकतम 50,000 रुपए। तो ये दो प्रोविजन सेम है, ध्यान रखना। डिजिटलीकरण वाला और ई कॉमर्स वाला 75% और अधिकतम 50,000 रुपए। ठीक है, व्यापार मेलों में भाग लेने वाला भी 75% है, लेकिन ये 1.5 लाख रुपए है। ये 50% है आईपीआर प्राप्त करने वाला जो अधिकतम, इसका जस्ट दुगुना है। आईपीआर के लिए दुगुना कॉस्ट लगेगा, 3 लाख रुपए। और ये तो आपको पता ही है कि नई एमएसएमई की स्थापना या मौजूदा एमएसएमई इकाई का विस्तार करना है तो 50,000 करोड़ रुपए तक की ऋण राशि पर रिप्स के तहत ब्याज अनुदान दिया जाएगा और अतिरिक्त इसमें 2% ब्याज अनुदान। अब आते हैं प्रश्न पर। 2 प्रश्न है इससे रिलेटेड। पहला प्रश्न है, राजस्थान एमएसएमई नीति के ब्याज अनुदान से रिलेटेड प्रोविजंस पर बात करें तो इसमें एक तो दिया हुआ है, यह नीति 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी। बिल्कुल सही है। ठीक है, 50 करोड़ रुपए तक की ऋण राशि पर ब्याज अनुदान जो है वो रिप्स 2024 के तहत दे है। बिल्कुल सही है। फिर है, मौजूदा एमएसएमई इकाई के विस्तार पर कोई अतिरिक्त ब्याज अनुदान नहीं मिलेगा। बिल्कुल ही गलत है। 2% का अतिरिक्त ब्याज अनुदान भी इसमें दिया जाएगा। तो इसने पूछा है गलत, तो गलत तो केवल 3 है, बाकी तो सब सही है। अगला प्रश्न देखो। ठीक है, पॉज कर लो, अब करते हैं। ठीक है, राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 के संदर्भ में गलत स्टेटमेंट्स को बताना है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुल्क की 75% तक की
सहायता जो कि अधिकतम 50,000 रुपए दी जाएगी, बिल्कुल सही है। ई कॉमर्स और डिजिटल उपकरण खरीदने वाले की बिल्कुल सेम है। डिजिटलीकरण हेतु जो उपकरण खरीदे उस पर 5 लाख रुपए तक की सहायता का प्रावधान है, बिल्कुल ही गलत है। 50,000 ये सेम ही प्रोविजन है ना, बताया था मैंने आपको। फिर आता है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो मानक प्रमाणन प्राप्त करने के लिए 50% व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी, बिल्कुल इसमें 50% है। और मानक प्रमाणन प्राप्त करने के लिए 3 लाख रुपए है। इसके लिए इसके अलावा जो मेले हैं उनमें भाग लेने के लिए 75% और कितना था, 1 लाख नहीं 1.5 लाख, 1.5 लाख, ठीक है। तो ये भी इसमें 50% बोल रहा है, तो बिल्कुल सही है 50% या फिर 3 लाख। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। 2 गलत है, 1 और 3 तो सही है। तो इसने गलत कथन नहीं पूछा था, तो गलत तो इसमें केवल 2 है, ठीक है। आगे चलते हैं। राजस्थान खनिज नीति, ठीक है, राजस्थान खनिज नीति को अपने पढ़ना है। राजस्थान खनिज नीति की अगर अपने बात करें तो ये एमएसएमई नीति जो थी अभी अभी पढ़ी थी, उसके एक दिन बाद में आई है। लागू कब हुई है, 9 दिसंबर 2024 को। और अवधि सेम ही है दोनों की, 31 मार्च 2029, ठीक है। कब तक लागू रहेगी, 31 मार्च 2029 तक। अब इसके अंदर क्या क्या लक्ष्य निर्धारित हुए हैं, ध्यान रखना। इसमें बताया गया है कि वर्तमान खनिज जो जीडीपी है वो 3.4% है। वर्तमान में 3.4% खनिज जीडीपी है, जिसको कि वर्ष 2029-30, क्योंकि 2029 तक की अवधि है इसकी, तो इसको 2029-30 तक 3.4% को अपने को करना है 5%, ठीक है। और फिर जो विकसित राजस्थान संकल्प है 2047 का, वहां तक इसको कितना ले जाएंगे, 8%। पहले तो इसमें 2 ऐड करेंगे, फिर इसमें 3 ऐड करेंगे, बस ऐसे समझ लो आप। 3.4% वर्तमान में है, 2029-30 तक इसको 5% करना है, 2047 तक इसको 8% करना है। इसके अलावा एक और लक्ष्य है कि वर्ष 2029-30 तक, अब वर्तमान में राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज है, जिनमें से 58 प्रकार के जो खनिज है उनका उत्पादन हो रहा है। तो ये जो उत्पादन है इसको बढ़ाना है, कितना करना है, इसको 70 करना है। 58 को बढ़ाकर कितना करना है, 70 करना है, ठीक है। एक ये लक्ष्य है, इसके अलावा तो कोई खास इसमें उद्देश्य नहीं दे रखे। अब आते हैं प्रश्न पर, क्या है सत्य है ये पूछा। तो वर्तमान खनिज जीडीपी 4.3% नहीं है, 3.4% है। तो इस प्रकार की चीजों से भी आपको बचना है एग्जाम हॉल के अंदर। 4.3, 3.4 भी किया जा सकता है, तो ये गलत है स्टेटमेंट पहला, ये 3.4% है। वर्ष 2029-30 तक खनिज जीडीपी जो है उसको 10% तक ले जाने का लक्ष्य है, बिल्कुल ही गलत है। 5% तक ले जाने का लक्ष्य है। 2047 तक खनिज जीडीपी का लक्ष्य 20% का रखा गया है, ये भी गलत है, 8% का ही है। तो असत्य कूट पूछा था, तीसरा भी गलत है। तो तीनों ही इसमें असत्य है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। अगली जो नीति है वो है एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति। एक सेकेंड, यहाँ पर एम सैंड का क्वेश्चन नहीं आएगा, पहले ये छोड़ दिया है क्वेश्चन। एम सैंड का प्रश्न नहीं है क्या, ठीक है। एमएसएमई आ गई, उसके बाद खनिज नीति, अच्छा नहीं है, एम सैंड का प्रश्न नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न जो है वो है आपका, अच्छा एम सैंड के बारे में मैं आपको एक प्रोविजन बता देता हूँ इसमें इंपॉर्टेंट वाला। इसका जो लक्ष्य है वो याद रखना आप। इसका लक्ष्य 2028-29 तक 30 मिलियन टन करना उत्पादन को। वर्तमान में 8 मिलियन टन है, उसको 2028-29 तक 30 मिलियन टन करना है उत्पादन को। अगली जो नीति है वो है राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति, जिसकी की अवधि जो है वो मार्च 2030 तक है। एक की अवधि अभी अभी अपने की थी 31 मार्च 2029। दो नीतियों की अवधि है, ये खनिज नीति की अवधि है और एक कौन सी की थी उससे पहले, एमएसएमई की, ठीक है। तो इस नीति की जो अवधि है एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति की, ये है मार्च 2030 तक। नोडल एजेंसी कौन है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। अब इसके अंदर लक्ष्य इंपॉर्टेंट है। लक्ष्य ये है, राष्ट्रीय लक्ष्य तो है 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा को स्थापित करना, 500 गीगावाट क्षमता। अब इस 500 गीगावाट में से राजस्थान के अंदर जो लक्ष्य रखा गया है 2029-30 तक, वो रखा गया है 125 गीगावाट का। अब उस 125 गीगावाट में से सौर ऊर्जा कितनी, तो 90 गीगावाट। पवन और हाइब्रिड ऊर्जा कितनी, तो 25 गीगावाट।
हाइड्रो पंप स्टोरेज प्लांट और बैटरी ऊर्जा भंडारण सिस्टम कितना, तो 10 गीगावाट। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है इस नीति में। इसके अलावा इसमें और कुछ विशेष है भी नहीं। ठीक है, तो अब आते हैं क्या इसमें गलत स्टेटमेंट है। तो पहला है कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता का जो लक्ष्य रखा गया है वो 125 गीगावाट का है, जो कि सही है। फिर आता है सौर ऊर्जा का लक्ष्य 90 गीगावाट और पवन और हाइब्रिड ऊर्जा का 35 गीगावाट। गलत, 25 गीगावाट ही है पवन और हाइब्रिड का, सौर का तो सही लिखा हुआ है, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। फिर इसमें हाइड्रो और पंप स्टोरेज प्लांट के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया, बिल्कुल ही गलत है। 10 गीगावाट का जो है वो लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो असत्य पूछा है, तो 2 और 3 इसमें असत्य है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न आप करें, राजस्थान वन नीति। सिंपल है, राजस्थान वन नीति कब जारी हुई? पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून 2023 को। उद्देश्य बहुत सिंपल है, इसमें आगामी 20 साल के अंदर जो वनस्पति आवरण है उसको राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल के 20% तक बढ़ाना। ठीक है, 20% तक बढ़ाना आगामी 20 सालों के अंदर। तो 20-20 आप ध्यान रखना इसमें। वनस्पति आवरण को 20% तक बढ़ाने का लक्ष्य है इसमें। तो वन नीति 2023 का लक्ष्य है वनस्पति आवरण को राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल के 20% तक बढ़ाना, बिल्कुल सही है। इसके अलावा एक ग्रीन हाइड्रोजन नीति है। अच्छा, इसमें हाँ, तो ग्रीन हाइड्रोजन नीति का लक्ष्य क्या है? 2030 तक 2000 केटीपीए उत्पादन करना ग्रीन हाइड्रोजन का, ये भी सही स्टेटमेंट है। ग्रीन हाइड्रोजन नीति में 2000 केटीपीए जो है उत्पादन करने का लक्ष्य है। दो नीतियां हैं इसमें, इस क्वेश्चन के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन नीति भी दी हुई है। तो ग्रीन हाइड्रोजन नीति का लक्ष्य है 2030 तक 2000 केटीपीए ग्रीन हाइड्रोजन को उत्पादित करना। फिर इसमें ग्रीन हाइड्रोजन नीति में ही नेचुरल गैस के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन की ब्लेंडिंग का लक्ष्य 20% का रखा गया, जो कि गलत है, 10% का है। ठीक है, कितना है? 10% का है। नेचुरल गैस के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन की जो ब्लेंडिंग है उसका लक्ष्य 10% का है। तो इसमें गलत कूट पहचानना था, तो इसमें गलत कूट हो जाएगा 3। तो इसमें केवल 3 ही गलत कूट है, 1 और 2 तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद मिशन से रिलेटेड, ये नीतियों से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस थे। इसके बाद में एक मिशन है जिसका नाम है दलहन में आत्मनिर्भरता हेतु मिशन। ठीक है, दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए जो मिशन है इसकी अवधि है 2025-26 से 2030-31। ठीक है, और इसका विलय कर दिया गया है जो दलहन हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन है उसके अंदर इसका विलय हो गया है। और ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसमें ध्यान रखना जो NCCF है और जो नेफेड है उसके द्वारा तुअर, उड़द और जो मसूर दाल होती है उनकी 100% खरीद जो है वो सुनिश्चित करने के लिए ये मिशन लाया गया है। ठीक है, इसके अलावा PM आशा जो योजना है उसके अंतर्गत जो मूल्य समर्थन योजना है उसके मानदंडों के अनुसार अन्य दलहन की खरीद सुनिश्चित करना भी इसका एक उद्देश्य है। ठीक है, जो इन तुअर, उड़द और मसूर के अलावा जो भी अदर दलहन है उनकी खरीद सुनिश्चित करना भी इसका उद्देश्य है। अब आते हैं दलहन में आत्मनिर्भरता हेतु मिशन जो है, इससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स। इस मिशन की जो अवधि है वो 2025-26 से 30-31 तक निर्धारित की गई, बिल्कुल सही है। इसके तहत NCCF और नेफेड के द्वारा तुअर, उड़द और मसूर की 100% खरीद सुनिश्चित की जाएगी, बिल्कुल सही है। यह पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित एक राज्य योजना है, गलत है, ये केंद्र प्रायोजित योजना है। तो कौन से कथन सही है? तो 1 और 2 सही है, 3 गलत है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन। तो राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन जो है ये प्रारंभ हुआ है आपका वर्ष 2025-26 के अंदर। ठीक है, और ये भी एक केंद्र प्रायोजित योजना है क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है राष्ट्रीय। ठीक है, उद्देश्य यही है राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना। इसके तहत राज्य के अंदर जो कितने क्लस्टर्स का गठन हो रखा है? 2000 राज्य, यानी राजस्थान में 2000 क्लस्टर्स का गठन, जिसमें से 1800 तो केंद्रीय हैं और 200 जो है वो राज्य स्पॉन्सर्स।
लाभार्थियों की अगर बात करें तो 2.5 लाख किसान इसमें लाभार्थी हैं, और कितना क्षेत्र इसमें शामिल है, 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र इसमें शामिल है। पहला, एक तो गलत कूट की चयन करनी है, और पहला स्टेटमेंट है इसे वर्ष 2025-26 में एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में प्रारंभ किया गया है। बिल्कुल सही है, ये केंद्र प्रायोजित योजना है। इस मिशन के तहत राज्य में कुल 5,000 क्लस्टर्स का नहीं, इसमें 2,000 क्लस्टर्स का गठन किया जाएगा। योजना के तहत राज्य के 2.5 लाख किसान लाभान्वित होंगे। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसके अंतर्गत 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल को शामिल किया गया है। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसमें स्टेटमेंट 2 गलत है, बस गलत कथन है केवल 2। ओके, नेक्स्ट। इसके बाद 2 इसमें दिए हुए हैं। दो इसमें अभियान दिए हुए हैं, शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान, और एक दिया हुआ है मिशन मधुहारी कार्यक्रम। देखो, शुद्ध आहार मिलावट पर वार जो अभियान है वो तो स्टार्ट हुआ है 15 फरवरी 2024 को, ठीक है। कब स्टार्ट हुआ है? 15 फरवरी 2024 को। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान 14 फरवरी वैलेंटाइन डे वाले दिन नहीं हुआ है, 15 फरवरी, उससे एक दिन बाद में वार हुआ है। 15 फरवरी 2024 को जो है ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है, शुद्ध आहार मिलावट पर वार। तो पहला स्टेटमेंट तो वैसे रॉन्ग हो गया। फिर इसके अंदर आता है कि जो मिशन मधुहारी है उसका एक मिशन है मिशन मधुहारी। मिशन मधुहारी का उद्देश्य टाइप 2 मधुमेह से पीड़ित रोगियों की सहायता करना है। बिल्कुल गलत है। टाइप 1 से पीड़ित जो रोगी है उनकी सहायता करना इसका उद्देश्य है मिशन मधुहारी का। टाइप 2 नहीं है, टाइप 1 है, ठीक है। फिर आता है मिशन मधुहारी का जो शुभारंभ हुआ है वो 29 नवंबर 2024 को जिला चिकित्सालय नागौर से किया गया। तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। इसने पूछा कौन सा या कौन से कथन गलत हैं, तो इसमें 1 और 2 गलत हैं, यानी कि डी इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक अभियान है निपुण राजस्थान अभियान, इसको देखते हैं। तो निपुण राजस्थान अभियान जो है इसका उद्देश्य क्या है? पहले तो इसका उद्देश्य है पहली और दूसरी के जो विद्यार्थी हैं उनकी मूलभूत साक्षरता और उनका जो संख्या ज्ञान कौशल है उसको मजबूत करना। 30 अक्टूबर 2025 को निपुण भारत मिशन के तहत इसको स्टार्ट किया गया। कब स्टार्ट किया गया? 30 अक्टूबर 2025 को। पहली दूसरी के बच्चों के लिए है। तो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है यह अभियान कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए संचालित है। गलत है, कक्षा 1 और 2 के लिए है। इसका मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों की मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान कौशल को मजबूत करना। यह सही है। इसको 30 अक्टूबर 2025 को निपुण भारत मिशन के तहत शुरू किया गया। ये सही है। इसमें से सही कूट यानी कि पूछा था तो 2 और 3 हो जाएंगे इसमें, बी, ठीक है। नेक्स्ट, प्रबल कार्यक्रम। तो प्रबल जो है इसकी फुल फॉर्म देख लो पहले। तो प्रबल की क्या है? प्रोग्राम टू रिकॉग्नाइज एबिलिटीज एंड बिल्ड अप एडेप्टिव लाइफ स्किल्स, ठीक है। उद्देश्य क्या है? किशोर जो विद्यार्थी हैं उनको 11वीं सदी का जो जीवन कौशल है, नेतृत्व क्षमता है, लीडरशिप क्वालिटी है, नागरिकता सिटीजनशिप है, भविष्य का करियर कौशल है, उससे सशक्त बनाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। और ये जो है वो सरकारी जो उच्च माध्यमिक विद्यालय है उनकी कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए है, ठीक है। कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए। तो प्रबल का पूर्ण रूप दिया हुआ है प्रोग्राम टू रिकॉग्नाइज एबिलिटीज एंड बिल्ड अप एडेप्टिव लाइफ स्किल्स। बिल्कुल सही दिया हुआ है। यह कार्यक्रम केवल निजी विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए डिजाइन किए गए। बिल्कुल गलत है, सरकारी वालों के लिए भी है। यह जो सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए है, ये भी गलत है, कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए है। कौन से कथन सही है? तो सही तो केवल एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। प्रधानमंत्री जो उच्चतर शिक्षा अभियान है जिसको अपने शॉर्ट में पीएम उषा भी बोलते हैं, इसके अंदर वित्तीय सहायता आप जानते हो केंद्र और राज्य की 60:40 के रेशो में रहती है, ठीक है। इसके अलावा इसका उद्देश्य वही है उच्चतर शिक्षा से रिलेटेड। और इसमें ध्यान रखना ये जो योजना है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 5 स्तंभों के अनुरूप ही तैयार की गई। और वो 5 स्तंभ कौन कौन से हैं? उसमें से रिलेटेड 3 स्तंभ है। एक है सुलभता, एक है समानता और एक है सामर्थ्य, ठीक है। सुलभता, समानता और सामर्थ्य। इसके अलावा जवाबदेही और गुणवत्ता, ये भी 2 प्रमुख स्तंभ है।
अब आते हैं इस पर। इस योजना के अंदर केंद्र और राज्य का वित्तीय अनुपात 60:40 का है, सही है। ठीक है, यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 5 स्तंभों पर आधारित है, ये भी सही है। सुलभता, समानता और सामर्थ्य इसके प्रमुख स्तंभों में शामिल हैं, ये भी सही है। इस योजना के तहत प्राथमिक शिक्षा के बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाएगा, गलत है। प्राथमिक शिक्षा नहीं, नाम ही उच्चतर शिक्षा है तो इसमें उच्चतर शिक्षा के बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाएगा, तो गलत पूछा था, तो गलत तो केवल 4 ही है। ठीक है, नेक्स्ट 2 आगे अभियान दिए हुए हैं, पीएम जनमन और गिव अप अभियान। जनमन भी, हाँ ठीक है। देखो, गिव अप अभियान तो मैंने आपको बताया था, जो राष्ट्र NFSA है उसमें जो शामिल जो असक्षम है उनको बाहर करना बेसिकली उद्देश्य है इसका। अपात्र को लाभ प्राप्त न हो और पात्र लाभ से वंचित न रहे। प्रारंभ कब हुआ था? ये 1 नवंबर 2024 को। गिव अप का मीनिंग है जो खाद्य सुरक्षा सूची है उसमें शामिल जो भी सक्षम व्यक्ति है उनसे स्वैच्छिक रूप से अपना लाभ छोड़ने के लिए आह्वान जो है वो किया गया था। फिर एक इसके अंदर आता है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसको पीएम जनमन बोलते हैं। तो ये 75 जो पीवीटीजीज हैं, जो संवेदनशील जनजातीय समूह हैं, उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार करने के लिए चलाया गया था। और इसमें लाभार्थी राजस्थान के अंदर बात करें तो 12 जिले की जो 8 पंचायत समितियां उनमें निवास कर रहे जो भी आवास विहीन शहरिया जनजाति पीवीटीजी जो है, शहरिया पीवीटीजी परिवार हैं, वो इसमें लाभार्थी हैं। अब उनको क्या सहायता दी जाएगी? तो प्रति आवास उनको 2.37 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिसमें से आवास निर्माण के लिए तो उनको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, शौचालय निर्माण के लिए उनको 12,000 रुपए दिए जाएंगे, और मनरेगा के तहत उनको मजदूरी जो दी जाएगी वो 25,290 रुपए दी जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें गिव अप अभियान का नारा है अपात्र को लाभ प्राप्त न हो और पात्र लाभ से वंचित न रहे। ठीक है, तो ये तो सही है। पीएम जनमन के तहत 12 जिले की 8 पंचायत समितियों के शहरिया पीवीटीजी परिवारों को लाभ मिलेगा, ये भी सही है। पीएम जनमन के अंतर्गत प्रति आवास कुल वित्तीय सहायता 2 लाख रुपए प्रदान की जाएगी। प्रति आवास वित्तीय सहायता 2 लाख रुपए आवास निर्माण के लिए है वो तो। ठीक है, तो ये वैसे तो सही ही है ये। ठीक है, अगर थोड़ा सा एरर हुआ है इसमें, प्रति आवास कुल वित्तीय सहायता, अच्छा कुल वित्तीय सहायता पूछा है उसने, आवास की अकेले की नहीं पूछी, आवास निर्माण के लिए कितना। प्रति आवास तो बिल्कुल सही है, सॉरी इसमें यही तो लोचा है ना। प्रति आवास अगर पूछ लेता प्रति आवास वित्तीय सहायता तो 2.37 लाख रुपए है, लेकिन इसमें से अगर वो सिर्फ आवास निर्माण के लिए पूछता कि केवल आवास निर्माण के लिए कितने दिए जाएंगे, 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, तो ये स्टेटमेंट वैसे रोंग माना जाएगा। यहाँ पर प्रति आवास कुल वित्तीय सहायता 2.37 लाख रुपए है। ठीक है, तो 1 और 2 इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा, डी नहीं माना जाएगा। अगला है इंपॉर्टेंट है, बहुत ही लेटेस्ट है ये, कर्मचारी नामांकन अभियान। कर्मचारी नामांकन अभियान 2025 जो है, जो कि लॉन्च हुआ है 1 नवंबर 2025 को। ठीक है, और इसका उद्देश्य है स्वैच्छिक अनुपालन जो है उसको प्रोत्साहित करना। इसके तहत क्या क्या लाभ दिए जाते हैं? तो नियोक्ता जो है उसको उन पात्र कर्मचारियों का नामांकन करने की सुविधा दी गई है जो 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच ईपीएफओ कवरेज से वंचित रह गए थे। इसमें यह अवधि ध्यान रखना 1 जुलाई 2017 से, क्योंकि अभियान शुरू हुआ है 1 नवंबर 2025 को, तो इससे जस्ट एक दिन पहले 31 अक्टूबर आएगा, 31 अक्टूबर 2025। यहाँ तक के जो भी कर्मचारी ईपीएफओ कवरेज से वंचित रह गए थे उनको जो है वो नामांकन करने की सुविधा दी गई है। इसके अलावा ऐसे मामलों में यदि पूर्व में कर्मचारी के अंशदान की कटौती नहीं की गई है तो कर्मचारी अंशदान जो है उसको माफ कर दिया जाएगा और प्रति प्रतिष्ठान केवल 100 रुपए का नाम मात्र शुल्क इसमें लिया जाएगा। तो 2 प्रोविजन ध्यान रखना, एक तो कितना शुल्क लिया जाएगा 100 रुपए का, और एक अवधि ध्यान रखना 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या स्टेटमेंट दिए हुए? पहला तो है ये 1 नवंबर 2025 को लॉन्च किया गया, बिल्कुल सही है। फिर यह उन कर्मचारियों के लिए है जो 2017 से 2025 के बीच ईपीएफओ कवरेज से वंचित रह गए थे, प्रॉपर डेट ध्यान रखना। इस योजना के तहत प्रति प्रतिष्ठान 5,000 रुपए का भारी जुर्माना नहीं देना होगा भाई, इसमें सिर्फ 100 रुपए का नाम मात्र शुल्क है। ठीक है, तो गलत कूट इसमें केवल 3 हो जाएगा, 1 और 2 तो सही है।
नेक्स्ट दो अभियान दिए हुए हैं इसमें, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान और मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। अभी देखते हैं। पहला तो है वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। ये स्टार्ट हुआ है 5 जून से 20 जून 2025 के बीच में। गंगा दशहरा और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। इसका उद्देश्य वही है, जल संग्रहण और जल संरक्षण। इसके तहत क्या क्या कार्य किए जाएंगे तो आप देख सकते हैं। और बाकी तो इसमें ये कोई खास फैक्ट है भी नहीं। अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, थार नाम से स्पष्ट हो रहा है, थार सीमा क्षेत्र का विकास करना है। प्रारंभ हुआ है वर्ष 2025-26 में। उद्देश्य वही है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उससे लगे दूरस्थ, दुर्गम और रणनीतिक रूप से जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है उनका समग्र विकास करना। वित्त पोषण पूरा का पूरा राज्य सरकार ही इसमें कर रही है। अब इसमें आते हैं कि वंदे गंगा अभियान 5 जून से 20 जून 2025 के बीच में आयोजित हुआ है, बिल्कुल सही है। थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है, गलत है, पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। और इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे गांवों का क्षेत्रों का विकास करना, ये तो सही है। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन गलत है, तो 2 हो जाएगा इसमें गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट सिटीज मिशन। ठीक है, स्मार्ट सिटीज मिशन आप पढ़ते ही आ रहे हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। कब स्टार्ट हुआ था? जून 2025 के अंदर भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, क्या लक्ष्य था? 100 शहरों को विकसित करना, 100 स्मार्ट सिटीज बनाना, जिसके लिए प्रति वर्ष प्रति शहर जो है 100 करोड़ रुपए का जो अनुदान है वो दिया जाता था। ठीक है, जो भी संबंधित राज्य है या जो अर्बन लोकल बॉडीज है उसको। कितना वित्त पोषण था इसमें? केंद्रीय अंश था 50%। इसके अलावा राज्य अंश को किस प्रकार से बांटा गया था? तो राज्य अंश था 30%, स्थानीय निकाय का था 10% और विकास प्राधिकरण या शहरी न्यास का था 10%। और राजस्थान के इसमें 4 शहर शामिल थे, जिसमें जयपुर था, उदयपुर था, कोटा था और अजमेर था। ठीक है, तो अब आते हैं प्रश्न पर। राजस्थान के 4 शहर जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर इसमें शामिल है, सही है। केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय के मध्य वित्त पोषण का अनुपात 50-30-10-10 का है, ये भी सही है। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा प्रति वर्ष प्रति शहर 500 करोड़ रुपए का अनुदान नहीं दिया जाता है, 100 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाता है। तो सही कूट पूछे थे, 1 और 2 इसमें सही कूट है। अब नवीनतम योजनाओं से रिलेटेड प्रश्न करेंगे कुछ, अभी करो ये सबसे लेटेस्ट योजना है। तो ये जो योजना है ये है आपकी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। नीति भी है ऐसी एक। ठीक है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, लेकिन वो जो नीति है वो रोजगार नीति है, वो 12 जनवरी को आई है। ये योजना है जो आई है 15 जनवरी 2026 को। ठीक है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना जो है वो 15 जनवरी 2026 को आई है, जिसका उद्देश्य क्या है? राज्य के जो 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग है, युवा तो उसी में काउंट होंगे 18 से 45 वाले में। ठीक है, कितने? 1 लाख जो युवा है उनको रोजगार के नए अवसर सृजित करना। अब इसमें क्या क्या प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं तो वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्रोत्साहन ये है कि अगर एक तो इसमें 100% का ब्याज अनुदान और मार्जिन मनी जो है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। किस प्रकार से? तो देख लो, जो आवेदक है अगर वो 8वीं से 12वीं कक्षा पास है, 8वीं से 12वीं कक्षा पास का आवेदक अगर कोई आवेदन करता है इसमें, तो उसको ब्याज अनुदान जो है मैक्सिमम कितना दिया जाएगा? 100%। तो आपको मैंने बता दिया कि 100% ब्याज अनुदान मिलेगा, लेकिन 100% में मैक्सिमम कितना? तो जो सेवा और व्यापार क्षेत्र है उसके लिए 3.5 लाख रुपए और विनिर्माण क्षेत्र के लिए 7.5 लाख रुपए। ठीक है, जस्ट दुगना करना है, वैसे तो जस्ट दुगना होता है 3.5 का 7, लेकिन थोड़ा सा और पॉइंट में कर देना दोनों ही। ये ध्यान रखना 8वीं से 12वीं कक्षा वाले जो आवेदक हैं उनको तो पॉइंटों में ही दिया जाएगा लाभ। ठीक है, तो 3.5 लाख रुपए और उसका दुगना आप करके उसमें 0.5 ऐड कर देना, 7.5 लाख रुपए। ठीक है, और इसमें मार्जिन मनी कितनी दी जाएगी? मार्जिन मनी दी जाएगी ऋण राशि का 10%। कितना? ऋण राशि का 10%, जो कि है अधिकतम 35,000 रुपए। ठीक है, ये 3.5 से याद रखना 35,000 ऐसे।
इसके बाद जो स्नातक के आवेदक हैं या जो आईटीआई प्रमाण पत्र धारक है या फिर उच्च योग्यता वाले जो आवेदक है उनको सेवा और व्यापार क्षेत्र के अंदर 5 लाख रुपए का ब्याज अनुदान दिया जाएगा। और विनिर्माण में निकालना है तो उसका दुगना कर दो, 10 लाख रुपए हो जाएगा। मार्जिन मनी सेम ही रहेगी, ऋण राशि का 10%, लेकिन राशि चेंज हो जाएगी, वो आएगी 5 है तो 50,000 हो जाएगी, 3.5 है तो 35,000 हो जाएगी। ऐसे याद कर सकते हो इजीली। तो बस इतना ही है इसमें, ठीक है। 8वीं से 12वीं कक्षा वाले को सेवा और व्यापार क्षेत्र में 3.5 लाख रुपए, विनिर्माण में जस्ट दुगना करके 0.5 ऐड कर देना, 7.5 आ जाएगा। स्नातक वाले के लिए 5 लाख रुपए, दुगना किया 10 लाख रुपए आ गया, ठीक है। फिर मार्जिन मनी निकालनी है तो बहुत इजी है, दोनों में ही ऋण राशि का 10% मार्जिन मनी दी जाएगी और उसमें राशि अगर याद करनी है तो ये सेवा वाला आंकड़ा याद रखना, 3.5 है तो 35,000 है, तो 5 है तो 50,000 है, ठीक है। अब आते हैं योजना के ऊपर। पहला तो ये है कि इसे 15 जनवरी 2026 को लॉन्च किया गया है, जिसका लक्ष्य है 18 से 40 वर्ष के 1 लाख युवाओं को लाभान्वित करना। यहां थोड़ा सा लोचा है, 18 से 40 नहीं है, 18 से 45 वर्ष के युवाओं, 1 लाख युवाओं को लाभान्वित करना है। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, कुछ चीजें सही है लेकिन एक फैक्ट गलत दिया हुआ है। स्नातक योग्यता वाले जो आवेदक हैं उनको व्यापार क्षेत्र के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए तक का ऋण जो है वो प्रदान किया जाएगा। ध्यान रखना, स्नातक योग्यता वालों को व्यापार क्षेत्र के लिए, ये सेवा विनिर्माण नहीं कह रहा, व्यापार कह रहा है, तो 5 लाख रुपए ही दिया जाएगा, 10 लाख तो विनिर्माण के लिए स्नातक योग्यता में, ठीक है। तो ये भी गलत है। फिर है आईटीआई प्रमाण पत्र धारक, सेम ही बात है, ठीक है, उनको सेवा और विनिर्माण क्षेत्र के लिए अधिकतम 7.5 लाख रुपए का ब्याज अनुदान दिया जाएगा। ये भी रोंग है। इसमें आईटीआई प्रमाण पत्र धारक और स्नातक योग्यता वाले सेम ही हैं, उनको 5 लाख रुपए सेवा और व्यापार क्षेत्र में दिए जाएंगे और 10 लाख रुपए का ब्याज अनुदान उनको दिया जाएगा विनिर्माण क्षेत्र में। तो इसमें पूछा है कौन सा सही है, अरे प्रश्न ही गलत हो गया। तो कौन सा सही है, तो कोई नहीं, इसमें कोई नहीं, ये थोड़ा सा इसको सही कर लेना। ये या तो ये पूछता कौन सा सही नहीं, ऐसे कर लो, कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, तो 1, 2 और 3 सही नहीं है, ठीक है। तो डी इसका ऑप्शन हो जाएगा, तीनों ही गलत है ये। एक सेकेंड, हाँ ठीक ठीक ठीक। अगली जो योजना है वो है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ठीक है। ये योजना कब घोषित की गई है, तो भारत सरकार के द्वारा घोषणा की गई है 2025-26 के अंदर। अवधि की बात करें तो इसकी 6 वर्षों की अवधि है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, 5 वर्ष की अवधि नहीं है, 6 वर्ष की अवधि है। इस योजना के तहत जो 11 मंत्रालय और विभाग हैं उनकी प्रमुख योजनाओं को एकीकृत किया गया। कितने मंत्रालय और विभागों की? 11, ठीक है। कितने जिले? 100 आकांक्षी कृषि जिले जो है उनके समग्र विकास के लिए योजना गठित की गई है। इसके अलावा इसके तहत राज्य के जो जिले चयनित हैं उसमें कौन कौन है? बाड़मेर है, जैसलमेर है, इसके अलावा जोधपुर है, बीकानेर है, ये आपके मरुस्थली जिले हो गए। इसके अलावा इसमें चूरू हो गया, नागौर हो गया, पाली हो गया, जालोर हो गया, ये जिले इसमें शामिल है, ठीक है। तो अब आते हैं प्रश्न पर। ये योजना 5 वर्ष की अवधि के लिए 11 मंत्रालयों और विभागों की योजनाओं को एकीकृत करती है, गलत है। 6 वर्ष की अवधि है, मंत्रालय विभाग सही है। राजस्थान के 10 जिलों को इस योजना के तहत आकांक्षी कृषि जिलों के रूप में चुना गया है, बिल्कुल ही गलत है। कितने जिले हैं? 3, 3, 6 और 2, 8 ही हैं, ठीक है। तो ये भी गलत है। फिर आता है चयनित जिलों में बाड़मेर, जैसलमेर, पाली और जालोर शामिल है, तो ये तो सही है, ठीक है। सही कथन पूछा है तो केवल 3 ही इसमें सही है, ठीक है। अब करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, वो है एक एमओयू से रिलेटेड। डिजिटल तारामंडलों के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन जो है वो साइन किया गया है, ठीक है। कहां पर ये डिजिटल तारामंडल बनेंगे? तो जोधपुर के अंदर और उदयपुर के अंदर। कब एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ है? 4 जुलाई 2025 को। कितनी लागत है प्रत्येक की? 13 करोड़ रुपए की। किनके बीच में एमओयू हुआ है? संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार, एक तो ये है, ठीक है। दूसरा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान सरकार है और तीसरा है राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद। इन 3 के बीच में एमओयू जो है वो साइन हुआ है। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, पहले तो ये देखना है इसमें सही नहीं पूछा है। ये डिजिटल तारामंडल राजस्थान के जयपुर और उदयपुर शहरों में स्थापित होंगे, पहला स्टेटमेंट गलत है, जोधपुर और उदयपुर में होंगे। दूसरा इसमें आता है 4 जुलाई 2025 को संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार और राजस्थान के विज्ञान विभाग के बीच में एमओयू हुआ है, तो ये तो सही है स्टेटमेंट।
ठीक है, तो ये तो सही है। असत्य पूछा है तो केवल एक हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये आज के अपने 25 क्वेश्चन थे। अगली क्लास में अपने 51 से 75 तक के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्लास में 76 से 100 तक के। तो इस प्रकार से जो टॉप 100 क्वेश्चन है वो कर देंगे, और इसमें सारी जो नवीनतम योजनाएं वगैरह है वो सब आ जाएंगी, आंकड़े वगैरह सब, बजट। अच्छा, आप बहुत सारे लोग पीडीएफ के लिए बोलेंगे, तो पीडीएफ मैंने आपको 100 बार बता रखा है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको मिलेगी पीडीएफ। ठीक है, 100 रुपए की पीडीएफ है, जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें कंपाइलेशन मोड में मिलने वाली है। सारी की सारी सर्वे जो है वो कंपाइलेशन मोड में मिलेगी। फ्लैगशिप स्कीम्स अलग हैं, नवीनतम योजनाएं अलग दी हुई है। इसके अलावा जो भी अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनको अलग कैटेगरी में बांटा गया। सारी नीतियां आपको अलग से मिलेगी, सारे संस्थान अलग से मिलेंगे, सारे आंकड़े आपको अलग से कंपाइल करके दे रखे हैं। कितनी बार बताऊं, सारी परियोजनाएं अलग से दे रखी है। ठीक है, इसके अलावा और विविध की कैटेगरी भी बनाई है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को, जैसे कि फंड है तो उनको एक जगह पर लिखा गया है। इस प्रकार से सारा का सारा कंपाइलेशन किया हुआ है। आपको डेमो वीडियो भी मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पे जाके उसको देख सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास में।